आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, दिव्यांगजनों की प्रतिभा को मिला सम्मान, खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन। राजनांदगांव में नक्सली आत्मसमर्पण की ओर, फरवरी 2026 तक संघर्ष विराम का ऐलान। नक्सली बोले आत्मसमर्पण नहीं, सम्मानजनक वापसी। अनंत ने तीनों मुख्यमंत्रियों को सरेंडर का पत्र लिखा। राजनांदगांव में मिट्टी माफियाओं का कब्जा, ऐतिहासिक भूमि पर चोरी, 200 से अधिक ट्रिप मिट्टी गायब। कांग्रेस ने की जांच की मांग। ₹32 लाख खर्च के बाद भी खेल का मैदान खस्ताहाल, बच्चों के खेल के लिए मैदान अब खतरनाक। म्यूनिसिपल स्कूल का खेल मैदान उपेक्षित, सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित मैदान। नगर पालिका की घोर लापरवाही, तालाब किनारे खुले में कचरा डंप, मवेशियों और नगरवासियों की सेहत पर संकट। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल ने ₹1.25 करोड़ की शेयर ट्रेडिंग ठगी करने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को उड़ीसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसे निकालते थे। आपको बता दें कि मामले में पहले ही मध्य प्रदेश से गिरोह के 3 अन्य सदस्य पकड़े जा चुके थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल, एटीएम कार्ड और अन्य डेटा बरामद हुए हैं। आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और साइबर सेल निरीक्षक विनय पम्मार की टीम ने इस सफलता में अहम भूमिका निभाई है। खबर राजनांदगांव से है, जहां थाना बसंतपुर पुलिस ने शहर में जारी अभियान के तहत गुम हुए 15 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक हेमंत साहू के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में मोबाइल अलग अलग कंपनियों के थे। सभी बरामद मोबाइल प्रार्थियों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस अवसर पर थाना स्टाफ उपस्थित रहे। प्रार्थियों ने जिला राजनांदगांव और थाना बसंतपुर पुलिस की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बसंतपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई गुम मोबाइल मिल जाए तो उसका उपयोग न करे और नजदीकी थाना में जमा कर दे। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी गुम मोबाइल के पतासाजी का काम अभियान जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम परिसर मैदान एवं गांधी सभा गृह में विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टॉक शो, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय शासकीय और स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरड़वार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, उन्हें समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करना और उनके सामर्थ्य से समाज को परिचित कराना। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों, छात्रों और दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दिव्यांगजनों के प्रति प्रतिभा और उनके प्रयासों की सराहना की और समाज में उनकी भूमिका को महत्व देने का संदेश दिया। दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर 2025 को समाज कल्याण विभाग द्वारा बड़े ही उत्साहपूर्ण दिव्यांग भाइयों के खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है, जो समाज को एक नई दिशा देगा। और मैडम के द्वारा जो जरूरतमंद दिव्यांग भाई हैं उनको लोन देने के लिए भी मतलब बैंक वाले को बुलाया गया है। हम उनसे सलाह लेकर के जिनको जरूरत है उनको लोन दिलाने का प्रयास कर। बहुत अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और खेलकूद भी है और खेलकूद बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। और सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हिस्सा में भाग ले। और यहाँ समाज कल्याण वाले मैडम भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। मैं वो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हमेशा ऐसी ही दिव्यांग दिवस मनाते रहे। समाज कल्याण द्वारा रखा गया है खेलकूद प्रतियोगिता,
यहाँ मैं भाग लिया हूँ ट्राइसाइकिल रेस में और दूसरा नंबर आया हूँ उसमें। इस तरह के आयोजन से कैसा आप लोग का मानसिक रूप और शारीरिक रूप से किस तरह से तैयार होते हैं? दिव्यांगजनों के इस कार्यक्रम में अच्छा है, अच्छा लगा। इसमें सभी दिव्यांग भाई बहनों को हिस्सा भी लेना चाहिए बढ़ चढ़कर। समाज कल्याण विभाग और समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का राजनांदगांव में आयोजन किया जा रहा है। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। यहाँ पर सारे नगरीय निकाय और जनपद स्तर के जितने भी हमारे दिव्यांग है सभी यहाँ पर पधारे हैं और आप देख रहे हैं अभी बहुत ही उत्साहजनक माहौल पर हमारी खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आदरणीय सीईओ मैम सूरज सिंह द्वारा किया गया है और थोड़ी ही देर में हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और सारे दिव्यांगों में यहाँ उत्साह का वातावरण है। राजनांदगांव जिले की सोमनी थाना पुलिस ने हाईवे ढाबा देवादा में हंगामा और गाली गलौज की घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 2 धारदार चाकू और एक वाहन भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार दुर्ग निवासी शाहरुख हुसैन, ईजू ईरानी, मुंसीफ खान और मुकेश ने प्रार्थी द्वारा संचालित हाईवे ढाबा में घुसकर प्रार्थी के भाई को गाली देने का आरोप लगाते हुए अश्लील गाली गलौज शुरू कर दी थी। शाहरुख ने अपने हाथ में हॉकी स्टिक और ईजू ईरानी ने चाकू रखते हुए ढाबा में हंगामा किया। थाना सोमनी में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। पुलिस ने आरोपी मुंसीफ खान और शाहरुख हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने घटना को अपने 2 अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और जेल में दाखिल किया गया। मामले के अन्य आरोपी ईजू ईरानी और मुकेश अभी भी फरार हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले में 2 दिसंबर की रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने किया, जिसमें डोंगरगढ़ एसडीओपी आशीष कुंजाम, डोंगरगांव एसडीओपी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा और लालबाग के कुल 30 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस टीम को 3 समूहों में बांटकर कोतवाली और सोमनी क्षेत्र के 25 ढाबों में अचानक दबिश दी गई। अभियान के दौरान ढाबा परिसर के अंदर बाहर गतिविधियों की सघन जांच की गई और संदेहास्पद वाहनों की तलाशी भी ली गई। जांच में शिवशक्ति कंतीवाड़ी ढाबा और मुंबई कोलकाता ढाबा पर अवैध शराब परोसने की पुष्टि हुई। इन ढाबा संचालकों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 3 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह विशेष अभियान रात 10 बजे से 12 बजे तक लगातार चलाया गया। आगे भी इस तरह के अभियान समय समय पर जारी रहेंगे, ताकि जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित कृषिगंज मंडी में बीते दिनों से खराब पड़ी सड़क के डामरीकरण का काम तेजी से जारी है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से मंडी परिसर की मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी थी, जिससे किसानों और व्यापारियों को आवाजाही में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए कृषिगंज मंडी समिति ने शासन को सड़क निर्माण के लिए आवेदन भेजा था। अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सड़क पर डामरीकरण का काम शुरू होते ही लोगों में राहत की उम्मीद जगी, लेकिन इस बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडी बूथ के एसडीओ ने बताया कि निर्माण कार्य पूरी तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार समझौता नहीं किया जाएगा। मंडी समिति का कहना है कि सड़क के सुधरने से किसानों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और मंडी परिसर में आवागमन सुचारू होगा। स्थानीय लोग भी इस काम को लेकर संतोष जता रहे हैं। सड़क निर्माण का जो कार्य, सड़क की गुणवत्ता के बारे में जो भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। सड़क निर्माण का कार्य एज पर एस्टीमेट में जो प्रावधान है उसके तहत तकनीकी दृष्टिगति को ध्यान रखते हुए कराया जा रहा है और जो हमारा मटेरियल है वो मैकेनिक प्लांट से मटेरियल आ रहा है और सड़क की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है।
जो हमारे एस्टिमेट में प्रावधान के अनुसार 0.06 की जो लेयर है, जो थिकनेस है, वो प्रॉपर मेंटेन है। वो आपको प्रत्येक जगह पूरे परिसर में थिकनेस मिलेगी। मंडी परिसर है, हैवी व्हीकल यहाँ पर चलेंगे। हाँ, यहाँ हैवी व्हीकल जो चल रहे हैं लोडेड, जैसे काम तुरंत हो रहा है तो लोडेड गाड़ियां आ रही हैं तो टायर या चक्के के निशान आ रहे हैं। बाद बाकी क्वालिटी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम परिसर मैदान एवं गांधी सभागृह में विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टॉक शो, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय अशासकीय और स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरड़वार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, उन्हें सम्मान, अवसर एवं अधिकार प्रदान करना और उनके सामर्थ्य से समाज को परिचित कराना है। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों, छात्रों और दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा और उनके प्रयासों की सराहना की और समाज में उनकी भूमिका को महत्व देने का संदेश दिया। सुबह शाम प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करते हैं? कौन प्रैक्टिस कराता है? मेरे पापा जी। कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 1 साल। अच्छा, ये ड्रेस कोड्स और ये जो पूरा स्पीच जो तैयार किया है, किसने कराया ये? मेरे पापा ने। क्रिकेट में आप किसको आदर्श मानते हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जी और वैभव सूर्यवंशी। क्या सपना है आपका? इंडिया टीम में मेरा भारतीय वो हो जाए। अच्छा, ये आप अभी जो आपका प्रदर्शन दिखा रहे थे, शॉट्स मार रहे थे, ये इन शॉट्स के नाम क्या क्या हैं? हुक, अपरकट, स्कूप, कट, स्टेयर ड्राइव, कवर ड्राइव, स्लीप, रिवर्स स्लीप। बहुत अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और खेलकूद भी है और खेलकूद बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। और सभी दिव्यांग भाई बहनों से ये भी मेरा अनुरोध है कि वो भी हिस्सा में भाग ले। और यहाँ समाज कल्याण वाले मैडम भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करवाते हैं। मैं वो मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हमेशा ऐसी ही दिव्यांग दिवस मनाते रहे। समाज कल्याण द्वारा रखा गया है खेलकूद प्रतियोगिता। यहाँ मैं भाग लिया हूँ ट्राइसिकल रेस में और दूसरा नंबर आया हूँ उसमें। इस तरह के आयोजन से कैसा आप लोग का मानसिक रूप और शारीरिक रूप से किस तरह से दिव्यांगजनों के इस कार्यक्रम में अच्छा है, अच्छा लगा। इसमें सभी दिव्यांग भाई बहनों को हिस्सा भी लेना चाहिए बढ़ चढ़कर। समाज कल्याण विभाग और समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का राजनांदगांव में आयोजन किया जा रहा है। ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है। यहाँ पर सारे नगरीय निकाय और जनपद स्तर के जितने भी हमारे दिव्यांग हैं सभी यहाँ पर पधारे हैं। और आप देख रहे हैं अभी बहुत ही उत्साहजनक माहौल पर हमारी खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आदरणीय सीईओ मैम सुरुचि सिंह द्वारा किया गया है और थोड़ी ही देर में हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और सारे दिव्यांगों में यहाँ उत्साह का वातावरण है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 772404
7008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। परिक्षेत्रीय साहू संघ तुमड़ी बोर्ड तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव द्वारा साहू भवन तुमड़ी बोर्ड में नव निर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह बड़े हर्षोल्लास और सामाजिक एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। समारोह में समाज के वरिष्ठ जनों, महिलाओं, युवाओं और आसपास के 17 ग्रामों से आए समाज बंधुओं की उल्लेखनीय उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। समारोह के मुख्य अतिथि भागवत साहू अध्यक्ष जिला साहू संघ राजनांदगांव रहे, जबकि अध्यक्षता शिवराम साहू ने की। कार्यक्रम में अतिथियों ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और संगठन के उन्नयन, समाज में एकता, शिक्षा प्रसार एवं युवा सहभागिता पर मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों को नियुक्त और निर्वाचित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समारोह में जिले एवं तहसील के अनेक पदाधिकारी और समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने भाषण में समाज की उन्नति में शिक्षा, संगठन की मजबूती, सहयोग और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। जिला के सीजी में कलेक्टर द्वारा घोषित भूमि गाइडलाइन दरों में भारी वृद्धि के विरोध में रियल एस्टेट व्यापारियों और किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त कलेक्टर सुमन राज को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नई गाइडलाइन को जन विरोधी, अव्यवहारिक और गरीब विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 10% से 1000% तक बढ़ी भूमि दरों के कारण खरीदी बिक्री पूरी तरह ठप हो गई है। किसानों ने कहा कि वे खेती का रकबा बढ़ाने के लिए जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं और आर्थिक संकट में फंसे लोग अपनी जमीन बेचकर राहत भी नहीं ले पा रहे हैं। रियल एस्टेट व्यापारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि कमल नारायणपुर में जमीन की दर 195 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1920 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है, जो लगभग 1000% की वृद्धि है। प्रदर्शनकारियों ने 5 डिसमिल रजिस्ट्री प्रतिबंध हटाने की भी मांग उठाई है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और उग्र होगा। मांग तो वही है सर कि हमारे जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, उन्होंने पता नहीं किस ढंग से कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ाया है, क्या सोच के बढ़ाया है पता नहीं। यहाँ खैरागढ़ में एक छोटा सा कस्बा है, खैरागढ़ जिला, अभी नया जिला बना हुआ है, उसमें कम से कम 6 से 7 वार्ड और श्रीग्राम में भी कम से कम 6 से 7 वार्ड शहरों में जोड़ा गया है, जहाँ पर हमारे किसान भाई रहते हैं। अभी आप एक कहानी बताऊंगा आपको। हमारे पिपरियच में एक लेडी है, उनकी बहू का ऑपरेशन हुआ है और उनका क्रिटिकल कंडीशन है एकदम, उनको पैसे की सख्त ज़रूरत है। अब वो अपनी ज़मीन को 5 लाख रुपए में भी बेचना चाहती हैं, लेकिन लेने वाला नहीं ले पा रहा है क्योंकि रजिस्ट्री खर्चा बहुत है उसमें। इस टाइप की कहानी हो रही है। एक किसान अपने भाई को ज़मीन बेचा है, वो उसका भाई वो सोच रहा है कि किसी दूसरे के ना दे के मैं किसान भाई अपने ही किसान भाई को दे देता हूँ। ज़मीन 2.5 लाख का है, रजिस्ट्री खर्चा 1.5 लाख का है, ऐसे में कैसे होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो नया कलेक्टर गाइडलाइन लागू किया गया है, जिसमें कि पहले जो आदेश आया था उसमें था कि 35 डिसमिल तक की जो रजिस्ट्री होगी, 35 डिसमिल तक का जो वर्ग मीटर में नाप होगा, वो बहुत ही गलत है नियम। और उसमें क्या है, आम किसान को और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जिनको जमीन खरीदी बिक्री करना है वो नहीं कर पा रहे हैं। खेती जमीन की भी गणना जो है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से हो रही है। वास्तविक में जमीन का कीमत 8 लाख रुपए, लेकिन उसका सरकारी गाइडलाइन मूल्य आ रहा है 70 लाख 75 लाख रुपए। तो कैसे किसान खरीदी बिक्री करेगा। उसके बाद वो तो बुरा था ही था, उसके बाद जो नया कलेक्टर गाइडलाइन आया है उसमें तो 10% से लेके 1000% तक की वृद्धि हुई है। जैसे कमल नारायणपुर हमारे तरफ एक गांव है, हमारे खैरागढ़ जिला में एक गांव है कमल नारायणपुर, वहां पर था पहले वाले गाइडलाइन में 192 रुपए वर्ग मीटर का रेट था, सड़क से लगी जमीन का 192 रुपए वर्ग मीटर था। आज उसको बढ़ा के 1950 रुपए वर्ग मीटर हो गया है। राजनांदगांव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बलदेव बाग स्थित इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के जवानों के लिए तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी प्रभा ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा को समझकर और परमपिता परमात्मा को याद करके अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करना संभव है।
ब्रह्मा कुमारी ने बताया कि हमारे अंदर अपार शक्तियां छिपी हैं, जिन्हें पहचानने पर जीवन की समस्याएं खेल जैसी सरल लगने लगती हैं। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी झालम ने कहा कि तनाव मुक्त जीवन के लिए आपसी संबंधों में मधुरता आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से दो संबंधों, स्वयं से स्वयं का और स्वयं से परमात्मा का, को मधुर बनाने पर जोर दिया। जब ये दोनों संबंध मजबूत और मधुर हो जाते हैं तो बाकी संबंध स्वतः मधुर बन जाते हैं और जीवन सरल हो जाता है। कार्यक्रम का समापन सहायक सेनानी विजय कुमार ने किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद किया और कहा कि जवान अपने कार्यक्षेत्र में इन शिक्षाओं को अपनाएंगे। इस अवसर पर आईटीबीपी के लगभग 38 अधिकारी उपस्थित थे। मोहला मानपुर के औंधी वन क्षेत्र में पहली बार बाघ की आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि हुई है। बीते दिनों औंधी रेंज के नवागढ़ गांव के पास वन विभाग को बाघ के पगमार्क और शिकार के अवशेष मिले थे। वन विभाग की टीम ने तुरंत इलाके में निगरानी बढ़ाई और ट्रैप कैमरों की मदद से बाघ की तस्वीरें कैद की गई। जानकारी के अनुसार तस्वीरों में बाघ को जंगल की ओर लौटते हुए देखा गया, जिसमें वह अपने खत्म किए गए शिकार को खा रहा था। इस पुष्टि के बाद वन विभाग ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और लगातार निगरानी करने के लिए टीमों को तैनात किया गया है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे जंगल में अकेले न जाएं और बाघ की गतिविधियों पर सतर्क रहें। खैरागढ़ नगर पालिका की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। नगर के विभिन्न वार्डों से रोजाना एकत्रित कचरे को मणिकंचन केंद्र में लाने के बावजूद इसे वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के बजाय धमधा मार्ग स्थित मुड़पार खार में राजा कमल नारायण सिंह तालाब के किनारे खुले में फेंका जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलीथीन, डिस्पोजल आइटम, बच्चों के डायपर और महिलाओं के सैनिटरी पैड शामिल हैं, जिन्हें खुले में छोड़ने के साथ साथ जलाया भी जा रहा है। इसके कारण उठने वाला जहरीला धुआं नगरवासियों और किसानों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन गया है, जबकि मवेशी इन प्लास्टिक अपशिष्टों को खाकर बीमार पड़ रहे हैं। नगर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग भी धड़ल्ले से जारी है, लेकिन नगर पालिका अब तक किसी भी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मणिकंचन केंद्र का कार्य प्लास्टिक की छटाई और रिसाइकलिंग करना है, लेकिन लापरवाही के कारण टनों कचरा खुले में डंप हो रहा है, जो पर्यावरणीय कानूनों और एनजीटी नियमों का खुला उल्लंघन है। इस मामले पर अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वे उपलब्ध नहीं रहे। नगरवासी अब तत्काल इस समस्या पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह तो तालाब है कमल नारायण के मुड़पार खार, और मुड़पार खार में झिल्ली, डिस्पोजल और सब लोग फेंका थे, और यह जानवर है पूरा खा खा के यहीं पर मरा थे। और आसपास के खेत वाले हैं झिल्ली में परेशान है बोने के लिए, और यहाँ तो फसल भी नहीं होते खेत में, और प्रदूषण में आगे लगा लगा के झिल्ली में नाश होते खेत है। यही समस्या का हमारे पूरा निवारण बताई। तो झिल्ली है खेत में उड़ के जाते का? झिल्ली उड़ के जाते और झिल्ली नगर पालिका वाले मना के जलाते। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त करने की मार्च 2026 तक की डेडलाइन जारी करने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। लगातार सफलता के बीच कई नक्सली मारे जा रहे हैं तो कुछ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन के नक्सली संगठन के प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर फरवरी 2026 तक सशस्त्र संघर्ष समाप्त करने और बड़े पैमाने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का ऐलान किया है। पत्र में अनंत ने इस कदम को आत्मसमर्पण नहीं बल्कि सम्मानजनक मुख्य धारा में वापसी बताया है और अपने संगठन के साथ समाज में लौटने की अपील की है। इस संबंध में राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान रोकने का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने बताया कि अभी क्षेत्र में दर्रेकस्सा दलम के 12 नक्सली सक्रिय हैं, लेकिन आधे से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण की ओर हैं। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वे सरेंडर करें और केंद्र एवं राज्य सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं। आपको बता दें कि अनंत ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर आत्मसमर्पण का समय मांगा है। एमएमसी जोन के प्रवक्ता के द्वारा एक अपील जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने फरवरी 2026 तक का वक्त मांगा है सरेंडर के लिए, परंतु इस प्रकार की टाइमलाइन कहीं पर भी सेंसिबल नहीं लगती, लॉजिकल नहीं है, तो उन्हें अपने समय सीमा को चेंज करना पड़ेगा, अन्यथा जो सर्चिंग अभियान है
वो और सघनता और व्यापकता से जारी रहेगा। तो कितने नक्सल के लोग यहाँ पर अपना अभी तक 12 की संख्या में नक्सली पता चलते हैं जो दर्रे का दलम यहाँ पे सक्रिय है, परंतु उसमें आधे से ज्यादा अभी सरेंडर मोड में आ चुके हैं और काफी विभिन्न तरीकों से उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार वो सरेंडर कर लें। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की तरफ अपील करनी चाहिए। जिस प्रकार से उनकी बुद्धि अभी सही रास्ते में जा रही है सरेंडर नीति को भारत सरकार के और छत्तीसगढ़ शासन की जो है, तो उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि मुख्य धारा में आए और सही तरीके से काम करें और समाज में रह करके काम करें, ज्यादा उनके लिए भी बेहतर है। राजनांदगांव में भाजपा शासन के दौरान राजा दिग्विजय दास द्वारा ऐतिहासिक रूप से दान की गई भूमि पर मिट्टी माफिया का कब्जा उजागर हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना और मौके पर निरीक्षण के दौरान पता चला कि करीब 200 से अधिक ट्रिप मिट्टी की चोरी की जा चुकी है। स्थानीय जनता में प्रशासन की चुप्पी को लेकर गहरी नाराजगी है। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। कांग्रेस नेताओं ने इस संबंध में सीओ और एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थल निरीक्षण की मांग उठाई, जिसके बाद असली तस्वीर सामने आई। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय निवासियों ने इस पूरे मामले पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्रवाई राजा दिग्विजय दास द्वारा दान की गई ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक निर्णायक कदम है। इसके लिए उन्हें जो भी कदम उठाना पड़े वो तैयार हैं। राजा दिग्विजय दास जो कि पूरे प्रदेश में दानवीर राजा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपना राजमहल शिक्षा के क्षेत्र में दान कर दिया। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जमीन दान कर दी। इसके साथ साथ राजनांदगांव को बसाने के लिए उन्होंने राजनांदगांव के विकास के लिए अपनी रियासतकालीन जमीन उस समय दान कर दी थी। लेकिन आज जो हजारों एकड़ जमीन राजा जी की राजगमी की जो बची हुई है, उसको भूमाफिया इस तरीके से भाजपा के शासन काल में इस तरीके से तानाशाह हो गए हैं कि राजा जी की उस राजगमी भूमि को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज राजनांदगांव के मध्य में, शहर के मध्य में भूमाफिया द्वारा मुरुम और मिट्टी खनन करके कहाँ ले जा रहे हैं, बेच ही रहे होंगे और पैसे कमा रहे हैं। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि राजा जी की जमीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। राजनांदगांव में पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का पोर्टल बंद होने से छात्रों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। छात्र अपने फॉर्म और भुगतान के लिए परेशान हैं। इस समस्या पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट मैट्रिक कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से मिलकर कहा कि पोर्टल चालू किए बिना छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उच्च अधिकारियों से चर्चा कर पोर्टल को चालू कराया जाएगा, ताकि छात्र अपनी छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त कर सके। युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने की बात कही और छात्रों के हित में जल्द समाधान की मांग की है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को विद्यालयों में और महाविद्यालयों में दी जाती है, उसको लेकर के पोर्टल बंद हो चुका है। आज पटवारी जो है SIR की ड्यूटी में लगे हुए हैं, तहसीलदार जो है धान खरीदी के ड्यूटी में लगे हुए हैं। ऐसे में दस्तखत के लिए परिजन बच्चों के साथ भटक रहे हैं और आपने पोर्टल बंद कर दिया, तो सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार की मंशा छात्रवृत्ति देने की है कि नहीं है? इसको लेकर के आज हमने रायपुर मंत्रालय संचालक आयुक्त के नाम पत्र लिखा है। राजनांदगांव में हमने आज आकर के ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल भी हमारे साथ मौजूद थे और हमने उसमें मांग की है कि विद्यार्थियों के लिए तत्काल जो पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन पोर्टल है छात्रवृत्ति का, उसे ओपन किया जाए। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हाल ही में विश्वविद्यालय ने अपना सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी किया है। ऐसे में बच्चे, हजारों लाखों संख्या में बच्चे जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। कभी खेलकूद और विद्यार्थियों की गतिविधियों से गुलजार रहने वाला यह मैदान अब धीरे धीरे केवल सांस्कृतिक आयोजनों तक सीमित होकर रह गया है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल के खेल मैदान की, जिसे बच्चों के लिए बेहतर बनाने के लिए करीब 32 लाख रुपए खर्च किया गया था और उसमें लॉन लगाया गया था। वह अब पूरी तरह बदहाल स्थिति में है। राजनांदगांव का म्युनिसिपल हाई स्कूल, जिसे नाम बदल करके स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल किया गया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल था, जिसे फिर से
सरकार के नीतियों के चलते फिर से नाम बदल करके पीएम श्री सर्वेश्वर दास स्कूल नाम रखा गया। नाम बदलने का दौर तो यूं ही चलता ही रहा, लेकिन आज हम आए हुए हैं इसी म्युनिसिपल स्कूल के मैदान पर, जो यहाँ की हालात को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वक्त में इस म्युनिसिपल हाई स्कूल का ये जो मैदान है केवल और केवल अपने बदहाली के हाल रो रहा है। कारण इसका एक बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि अब इस जगह पर खेल प्रेमियों का मैदान नहीं बल्कि बड़े बड़े आयोजनों का मैदान हो चुका है। जिस प्रकार से तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये वो मैदान है जिस पर कभी बच्चे और खिलाड़ी और स्कूली बच्चे यहाँ पर खेला करते थे। अब वो खेलने के लिए मैदान की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आते हैं, मौजूदा रूप में यहाँ पर अभी भी खेल प्रेमी मौजूद हुए हैं जो खेल रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सोचने का विषय तो ये है कि आखिरकार क्यों ये मैदान को यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। त्योहारों के सीजन आते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कभी कोई सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिस पर काफी रौनक जमाई जाती है। मगर अब व्यवस्था के नाम पर केवल और केवल आखिरकार अब उन बच्चों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हो गया है कि जब उनका ये मैदान एक अच्छा खासा मैदान हुआ था, आज वो केवल और केवल आयोजन का रूप ले लिया, आयोजन स्थल का रूप ले लिया है। आपको मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ी सी इस तस्वीरों पर फोकस करेंगे। ये इस मैदान के हकीकत को बयां कर रही है। ये गड्ढे जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, जिस पर अब खेल प्रेमी मौजूदा रूप में यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ और पैर टूटने की भी संभावनाएं जताई जा सकती है। शायद ये भी कहा जा सकता है कि कई लोगों के हाथ और पैर मोच भी खाए हों। अब आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। एक वक्त पर यहाँ पर एक गोल स्कूल के नाम पर स्कूल हुआ करती थी, नंबर 3 नंबर 2 स्कूल हुआ करती थी। म्युनिसिपल स्कूल आज भी जो मौजूद है, कहीं ना कहीं अब ये तो सोचने का विषय है कि आखिरकार विकास के नाम पर जिस प्रकार से मैदान में तब्दीली की गई, अब ये मैदान खुद अपनी बेहाली के हाल रो रहा है। इस बदहाली के हाल को दिखाने के लिए मौजूदा रूप में अभी हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हुए हैं, खेलने के लिए आए हुए हैं। भाई कब से खेलने के लिए आते हो आप यहाँ? अभी हमारा कुछ दिन हुआ है चालू हुए, 3-4 दिन हुआ है अभी। क्या लगता है मैदान कैसा होना चाहिए खेल के लिए? खेल के लिए थोड़ा मैदान तो अभी गड्ढे है, बहुत सारे तकलीफें होती है फील्डिंग वगैरह करने में, जो भी हम खेलने आते हैं खेल प्रेमी के लिए, तो थोड़ा सवार होना चाहिए, खेलने लायक होना चाहिए ग्राउंड, जिसमें समतल होना चाहिए, जिससे हमको चोट ना लगे। हाँ। देखिए कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है। बैट्समैन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर खेलने? यहाँ हम तो बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए, जब से छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं यहाँ पे खेलने। अच्छा, लगभग कितने साल हो गए होंगे यहाँ हमको खेलते हुए? लगभग 8-9 साल हो गए। तब क्या इस मैदान को कैसे, किस रूप में देखते थे आप? जब ये मतलब जब लाइट नहीं लगा था, मुरुम था, उस टाइम तक तो अच्छा था ये मैदान। फिर मुरुम हटने के बाद जो ये ग्राउंड बना है, उसके बाद थोड़ा खेलना मुश्किल हो गया। यहाँ पे क्या आयोजन होता है ना, तो गड्ढे हो गए यहाँ पे, तो भागना थोड़ा इधर उधर इंजरी का टाइम हो जाता है। फिर क्या लगता है प्रशासन को किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनानी चाहिए? व्यवस्था थोड़ी ठीक करनी चाहिए। क्या ग्राउंड को थोड़ा प्लेन करना चाहिए, पूरा सपाट करना चाहिए, और थोड़ी और घास उगानी चाहिए, और जगह जगह के पिच लगानी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों में वो सवाल तो उठने लाजमी थे जो कि उनके स्वास्थ्य और उनके खेल की प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। मगर पूर्व में भी अगर आपको बता दें तो इस राजनांदगांव के म्युनिसिपल हाई स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए राजनांदगांव के उस समय के कलेक्टर डोमन सिंह के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके इस मैदान में ग्रासकरण करवाया गया था, यानी कि एक आर्टिफिशियल घास लगवाया गया था, जिसका मकसद ये हुआ करता था कि इस घास के मैदान में अगर लोग खेलते तो उन्हें कभी चोट नहीं लगती है, कुछ और भी लोगों को, यहाँ के खेल प्रेमियों को सुविधा मिलती है। मगर आज का ये वर्तमान का हाल, केवल और केवल ये राजनांदगांव का म्युनिसिपल स्कूल का मैदान आज अपने बदहाली के हाल रो रहा है। इसके जिम्मेदारों से भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये बदलाव कब होगा।
बारिश के मौसम में मैदान की हालत और खराब हो जाती है। लॉन गायब हो चुका है और मैदान की जगह अब कीचड़ के गड्ढे ही रह गए हैं। इससे बच्चों को स्कूल आने जाने और खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय शिक्षक और अभिभावक भी इस बात को लेकर परेशान है कि बच्चों की उपस्थिति भी कम हो रही है, क्योंकि कीचड़ से होकर स्कूल आना मुश्किल हो गया है। खेल और व्यायाम जैसी गतिविधियों के लिए यह मैदान अब सुरक्षित और उपयोगी नहीं रहा। देखा जाए तो राजनांदगांव के इस स्कूल मैदान की हालत सुधार के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग करती है। खेल और गतिविधियों के लिए बच्चों को सुरक्षित और व्यवस्थित मैदान की आवश्यकता है, ताकि उनकी पढ़ाई और खेल दोनों ही प्रभावित न हो। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।